गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं आपकी प्यारी सी होस्ट और दोस्त आरजे श्रावणी। रेडियो चॉकलेट 88.3 पर मीठा खाओ मीठा बोलो। और आज हम आपके लिए शो लेके आए हैं एक मुलाकात साक्षात्कार। और इस कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं जाने माने कलाकार मिस्टर मंगल सिंह वर्मा जी। स्वागत है सर आपका स्टूडियो में। थैंक यू श्रावणी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और उनसे बातचीत करने वाले हैं केलाल जादूगर जी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आपका अपना दोस्त जादूगर केलाल रेडियो चॉकलेट 88.3 FM पर, और मैं श्रावणी के साथ हूँ। और मंगल सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच जी, तो आइए बातों का सिलसिला हम शुरू करते हैं। मंगल जी, सबसे पहले तो आप हमें अपने बचपन के बारे में बताइए, और आप दृष्टिबाधित कब से हैं ये बताइए सबसे पहले तो। एक्चुअली मेरा बचपन से ही रहा है, और शुरू से ये बाय बर्थ मेरा है ब्लाइंडनेस मेरी जो है। और आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई और कैसे हुई? शिक्षा दीक्षा का तो ये है कि मेरा दिल्ली से मेरी पढ़ाई हुई थी, तो शाहदरा में एक स्कूल है, वहाँ पे मेरी पढ़ाई हुई थी शाहदरा से। फिर इसके बाद में मैं ये सेवा कुटीर किंग्स वे कैंप वहाँ पे आ गया, वहाँ तक मेरी 12th हुई। वहाँ से फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो मेरी कॉलेज की जो एजुकेशन है वो हुई। जी, श्रावणी? हाँ यस यस, आप मैं यही पूछ। आप पूछिए ना। नहीं आप पूछिए। अच्छा, तो मंगल जी, आपका आपने जैसा कि बताया स्कूल में आपकी शिक्षा दीक्षा हुई है, तो आपका संगीत के प्रति जो रुझान है वो भी क्या बचपन से ही था या फिर कैसे? म्यूजिक का तो ये है कि रहा है, मेरा बचपन से रहा है। एक सेकंड होल्ड करिए, एक सेकंड। बचपन से मेरा संगीत के प्रति रुझान रहा है, और जब कोई मुझे भी नहीं पता था कि म्यूजिक की भी कुछ ऐसे मतलब ट्रेनिंग या कुछ ऐसा होता है। बस मुझे गाने अच्छे लगते थे, सुनना और गाना अच्छा लगता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे बहुत सारी टाइम के बाद पता चला इसकी भी एजुकेशन होती है। जब स्कूल वगैरह में आए तब बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिली मुझे कि हाँ भाई, इसकी भी एजुकेशन होती है शायद। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो कब से चालू किया आपने? मैं जैसे स्कूल में आया तो लोगों ने बोला कि ये आप हारमोनियम सीखना शुरू कीजिए, तो मैंने कहा चलो हारमोनियम सीख लेते हैं। हारमोनियम सीखने की जब बात आई तो लोगों ने बोला कि राग वगैरह सीखिए, तो मैं यही कहता था राग वगैरह ये सब क्या होते हैं। कहते गाने सीखूंगा, रागों में क्या रखा है इन सब में। तो स्कूलों में बोलते थे कि नहीं राग तो सीखने पड़ेंगे। तब मुझे नहीं पता था। फिर धीरे धीरे जब मैं कोई पुराने गाने सुनता था तो मतलब पुराने गानों से भी मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि सब लोग पुराने गाने के लिए बोलते थे कि पुराने गाने सुनो। इत्तेफाक से कुछ ऐसे गाने आए जो मेरे सामने, लाइक जाने कहाँ गए वो दिन, या बाहरों फूल बरसाओ। तो मैंने लोगों को बोला यार ये कुछ, मेरे पास बड़े जो सीनियर लोग थे, मैंने बोला ये कुछ सॉन्ग हैं जैसे दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर और ये सारी चीजें, तो ये मुझे ऐसा लगता है जैसे ना इनकी धुन कहीं ना कहीं मिलती जुलती ही है। तो उन्होंने बोला आपको ये धुन इसलिए मिलती जुलती लग रही क्योंकि एक ही राग पर है, राग शिवरंजनी है, उस पर है। मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है? कहते हैं हाँ। फिर बहुत सारी ऐसी चीजें धीरे धीरे इंटरेस्ट आया कि यार ये राग बेस्ड सॉन्ग होते हैं। मैंने कहा अच्छा, तो फिर ये राग शिवरंजनी मिलेगा कैसे सुनने को? तो फिर लोगों ने बोला ये राग बहुत कठिन है, बड़ा है, आगे का है, सीनियर लोग गाते हैं इसको। तो फिर ऐसे ऐसे चीजें, फिर और रागों के बारे में भी और गाने जब मैंने सुने तो वहाँ पे भी रागों का जिक्र आया। मैंने कहा इसका मतलब ये है कि अच्छे गाने जो हैं या थोड़ा सा अच्छा जो कलेक्शन, वो कहीं ना कहीं रागों पर बेस्ड ऑन है। अगर हमें कुछ आगे कुछ करना है तो फिर हमें कहीं ना कहीं रागों के बारे में जानना होगा, रागों को सीखना पड़ेगा। तो इस वजह से फिर मेरा धीरे धीरे रागों के प्रति इंटरेस्ट आया। तो फिर मैं उन दिनों सोचता था कि मैं कैसे सीखूं, कैसे आगे बढ़ूं, लेकिन समझ में नहीं आता था क्योंकि बहुत कठिन था। और जिस तरह से एक्चुअली स्कूल की जो विद्यालय परंपरा में जो राग सिखाए जाते हैं
और जो कॉलेज लेवल पे जो राग सिखाए जाते हैं, दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो फिर भी मैं ये तो समझ गया था कि गाने में रागों का यूज होता है, प्रयोग होता है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन वो सीखने को कैसे मिलेंगे वो पता नहीं चलता था। जब मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे जब पहुंचा, तब मैंने लोगों को राग गाते हुए सुना, तब लगा रे ये जो भोपाली है, यमन है, हम लोग कैसे छोटी सी बंदिश पे खत्म कर देते थे। फिर वहाँ पे जाके बहुत सारी चीजों की शुरुआत हुई, विधिवत शिक्षा प्रारंभ हुई। फिर बड़े बड़े उस्तादों को, खान साहब लोगों को, पंडित जी लोगों को सुनने की कोशिश करी। फिर धीरे धीरे जो संगीत की बारीकियां हैं वो समझ में आने लगी। मंगल जी, एक सवाल मेरा यहाँ पर उठता है, बातों से बात निकल कर आ रही है। गायन की जो विधा है, इसमें शास्त्रीय संगीत है, फिल्मी संगीत है और सुगम संगीत है, गीत गजल भजन, जो कि सुगम संगीत कहते हैं। तो ये बताइए, सुगम संगीत और बॉलीवुड सॉन्ग सीखने के लिए क्या शास्त्रीय संगीत का सीखना जरूरी है, और किस तरह से फिर हम उसको सीख सकते हैं? ये हमारे क्या बात है सर। बहुत अच्छा सवाल पूछा सर। ये बॉलीवुड म्यूजिक, कोई भी म्यूजिक हो, ये बहुत सुगम संगीत बोला जाता है। तो सुगम संगीत के लिए उस तरह से देखा जाए तो बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अगर देखा जाए तो हमारा जो बेस है, जो नींव है, वो क्लासिकल संगीत से होती है। क्योंकि सुगम संगीत का मतलब है लाइट म्यूजिक, जो सरलता से गाया जाए, इसीलिए उसको सुगम बोला जाता है। और सुगम में गजल, भजन, सेमी क्लासिकल भी कहीं ना कहीं आ जाता है। और ये बॉलीवुड सॉन्ग हो गए, बहुत सारी चीज सुगम संगीत के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं। तो अगर आपका क्लासिकल बेस मजबूत है तो वो सारी चीजें आपके लिए बहुत आसानी हो जाएंगी। मतलब कौन सा राग है, कौन सा राग की छाया आ रही है, या ये इसका म्यूजिक क्या है, क्योंकि धीरे थोड़ी बहुत नॉलेज होना जरूरी है। अगर नॉलेज है तो कहीं ना कहीं फिर आपको कोई भी अगर गाने में कुछ यूज हुआ है, कोई टेक्निकली वर्ड यूज हुआ है, या कोई टेक्निक्स यूज हुई है, तो आपको पता होगा अच्छा ऐसे मीट बोलते हैं, ये मुर्की है, ये खटका है, ये गमक है। हालांकि फिल्मी सुगम संगीत में बहुत सारी चीजें नहीं होती, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो कहीं ना कहीं आपको इन सब चीजों से परिपूर्ण होंगे और आपको देखने को, सुनने को जरूर मिलेंगे। पुराने दौर में जो संगीत हुआ करता था बॉलीवुड का, जैसे कि हमारे बहुत ही नामी नामी संगीतकार रहे हैं, उन्होंने शास्त्रीय रागों पर आधारित भी बहुत सारे गीत बनाए हैं। एस.टी. बर्मन, आर.डी. बर्मन, मदन मोहन जी, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं शास्त्रीय संगीत के उसमें आता है। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। अब मंगल जी, आप ये बताइए कि आप अभी क्या कर रहे हैं वर्तमान में? अभी मैं तो जॉब कर रहा हूँ, एक म्यूजिक टीचर पे जॉब कर रहा हूँ दिल्ली में, DSSB यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, DSSB। और उसके अंदर में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वहाँ पे मेरी जॉब चल रही है एज ए म्यूजिक टीचर। और मैं PhD भी कर रहा हूँ म्यूजिक से, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एमफिल मैं क्वालिफाइड हूँ। एमफिल मैंने पास किया, और NET/JRF, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो ये जो प्रोफेसरशिप के लिए, PhD के लिए जरूरी होता है, वो भी मेरा है। और बाकी अगर ये है तो BA और MA तो लाजमी सा है कि मेरा म्यूजिक में है। और बस यही सारा कुछ है। और बाकी छोटी छोटी जो चीजें होती है, लाइक जैसे विशारद हो गया, निपुण हो गया, प्रभाकर हो गया, ये सारा सब कुछ कर रखा है मैंने म्यूजिक से। जो भी पॉसिबल चीजें हो सकी हमसे, वो मैंने कोशिश की है म्यूजिक में करने के लिए। अच्छा, तो ये वाह, आपने क्या बात, मतलब हम क्या बहुत बात भाग्यशाली है कि मैं आपसे बात करने का मौका मिला और आप हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं। मंगल जी, मैंने आपके बारे में सुना है कि आप बहुत सारे बच्चों को ट्रेनिंग भी देते हैं, और मैं लॉकडाउन के समय मैंने आपको देखा है, सुना है कि आप फ्री में भी बच्चों को आपने सिखाया है कुछ। अरे ये बात आपको कैसे पता चल गई? मुझे नहीं पता। मैंने हाँ, ये बड़ी खुफिया इंफॉर्मेशन है एक्चुअली। अच्छा, अच्छा हुआ कि आपने ये सवाल पूछा। मैं भी एक बात कहना चाहता था जी। एक्चुअली। देखिए, म्यूजिक में या किसी चीज में जब हम कोई शिक्षा देते हैं या शिक्षा लेते हैं,
तो वो शिक्षा तब तक वो फलीभूत नहीं होती है, तब तक हम चाहे कुछ भी उसके बदले में कुछ तो दिया जाए, गुरु दक्षिणा के तौर पर कुछ तो देना चाहिए, है ना। चाहे वो आप मेहनत से कुछ दें या उनकी फीस दें या उनकी सेवा करें या कुछ भी हो, है ना। मतलब कुछ तो आपको उसके बदले में करना चाहिए। तो लेकिन तो इसलिए मतलब मैं ये मानता हूँ कि कुछ करना चाहिए, लेकिन इतने जैसे कि आपकी क्लासिकल म्यूजिक की आप फीस देख जानते भी होंगे, इतना 1000 रुपीज पर सेशन, कम से कम बता रहा हूँ, ये दिल्ली मुंबई का हाल ये है। 1000 रुपीज पर क्लास के हिसाब से कितना भी होगा, 700, 600, 500, इससे ज्यादा मतलब इससे कम तो नहीं है, अगर अच्छे लोग हैं जो सिखाने वाले हैं। और उसके बाद भी क्या सिखाएंगे, क्या सीखने को मिलेगा, इसका भी कोई मतलब बहुत ज्यादा वो नहीं है, श्योरिटी नहीं है। तो मेरी कोशिश यही थी कि मैंने अभी जैसे एक मैंने ऑफर निकाला था 101 में, हाँ, 101 में, है ना, 101 में निकाला था कि 101 में मैं शिक्षा दूं बच्चों को, जो कुछ मैंने अपने गुरुजनों से सीखा है उसको मैं बताऊं। और बेसिकली मेरा जो फोकस होता है वो बेसिक पे होता है कि मैं बेसिक चीजें बताऊं। और यहाँ तक कि मैंने बोला है कि 101 कुछ अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं है ना। बिल्कुल बेसिक सा अमाउंट है, अगर पर क्लास के हिसाब से देखा जाए 101 रुपीज बिल्कुल बेसिक है, कुछ नहीं है। लेकिन अगर नहीं, ये तो एटलीस्ट करना ही चाहिए। और मैंने तो यहाँ तक भी बोला है कि अगर आ जाता है, जैसे आप लोग समझ सकते कि अगर कोई बहुत टैलेंटेड है और अगर वो किसी भी वजह से नहीं दे सकता है, कुछ लोग ऐसे सिचुएशन होती है, तो मैं उनके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि मैं जो 101 का भी जो मेरा टारगेट था वो भी नहीं है। 101 टारगेट तो सिर्फ उनके लिए कि एटलीस्ट उनको लगे कि हाँ कुछ तो दिया है। क्योंकि आपको पता है आज के रेस्टोरेंट में अगर नाश्ता के लिए भी अगर बैठ जाते हैं तो कम से कम 500 400 से नीचे बिल नहीं आता 2 लोगों में, 3 लोगों में। जी बिल्कुल आपने तो सही बात 101 कुछ भी नहीं है, एक मिनिमम अमाउंट है, ना के बराबर। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स हैं, लड़के लड़कियां हैं, जो मतलब इंटेलिजेंट तो हैं और बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत सुरीले हैं, लेकिन वो किसी वजह से उनको मौका नहीं मिल पा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पास आएं ईमानदारी से। अब लग रहा होगा कि भाई आप क्या मुझसे लोगे, तो बस एक डेडिकेशन चाहिए और एटलीस्ट कम से कम। और उसके बदले में क्या चाहिए, उसके बदले में सिर्फ इतनी छोटी सी चीज मेरी रिक्वायरमेंट है कि जिस तरह से मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, और उस तरह से पहली रिक्वायरमेंट तो ये कि आप बिल्कुल ईमानदारी से सीखिए और उसी तरह से रियाज करिए। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह मैंने आपको दिया आप भी आगे उसी तरह किसी और को दीजिए। जिस तरह आपकी जरूरत पूरी हो रही है उस तरह से और भी किसी की जरूरत पूरी हो सके, यही म्यूजिक का प्रचार प्रसार है और यही म्यूजिक के लिए समर्पण है। बहुत अच्छी बात कही। क्या बात है, मजा आ गया। बहुत सही। अब मैं आता हूँ आपके परिवार की तरफ आता हूँ, आपकी फैमिली की तरफ आता हूँ। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपको जब आप बचपन से दृष्टिबाधित हैं, आपने बताया, तो आपके पहले बचपन में आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन रहा था? मतलब आपको उन्होंने कितना सपोर्ट किया, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा। एक्चुअली हर फैमिली में कुछ ना कुछ अपनी एक जो लोकल चीजें होती है वो इफेक्ट करती हैं। तो हमारे भी मम्मी पापा को नहीं पता था कि ऐसा कोई स्कूल भी जहाँ पे इनकी पढ़ाई हो सकती है। तो उस चीज को लेके बड़े माँ बाप जो है ना बड़े टेंशन में रहते थे कि कैसे करेंगे, ये बच्चा ब्लाइंड है और पढ़ने लिखने का भी नहीं है कुछ भी, या पढ़ना लिखना तो सोच ही नहीं सकते। और जिस तरह से आजकल आपने देखा होगा मोस्टली प्रचलन है ट्रेन्स में, या अभी भी है, पहले तो बहुत ही ज्यादा था, अब तो कम हो गया है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं है। हालांकि ट्रेन्स में और भी लोग बैगिंग का काम करते हैं, भीख मांगने का काम करते हैं, लेकिन वो शायद इतना उनका नहीं गिना जाता है। लेकिन वही विजुअली इम्पेयर्ड अगर और भी कोई डिसेबिलिटी हो या नॉन डिसेबिलिटी वाले भी भीख मांगते हैं तो उनको उस नजरिए से नहीं देखा जाता। लेकिन अगर विजुअली इम्पेयर्ड किसी से जैसे भी चाहे तो उसको तो बड़ा उसको हीन दृष्टि से देखा जाता है कि हाँ यार ये है। तो उन बस डर लगता था कि कैसे कैसे होगा, क्या होगा, कैसे इसकी परवरिश होगी। तो फिर पता चला, किसी से पता चला होगा कि हाँ इनके स्कूल्स भी होते हैं, वहाँ पे आप ले जा सकते हो उनको।
पढ़ा सकते, तो उन पर पता चला कि कैसे पढ़ाई हो सकती है। ये सारी कुछ फिर उन्होंने स्कूल में डाला, तो फिर देखा कि हाँ यार ये लोग भी पढ़ते हैं। धीरे धीरे करके फिर पढ़ाई की तरफ मेरा रुझान बढ़ने लग गया, तो फिर आगे बढ़ते रहे हम। ये तो हुई आपके बचपन की फैमिली की बात, और अभी आपका स्वयं का भी एक परिवार है। तो उनके, आपकी जो हमारी बहू रानी है, उनके बारे में कुछ जी। बताइए थोड़ा सा। और आपकी हाँ। एक बिटिया भी है। जी बिल्कुल। एक्चुअली जो मेरी वाइफ हैं उनका कौशल्या नाम है, और वो भी म्यूजिक से ही हैं। क्या बात तो है। हाँ, वो भी सितार में है, एमफिल है वो भी। वाह। और उन्होंने बीए और एमए भी म्यूजिक से किया है। लेकिन बस वही बोलते हैं ना, किस्मत को जो मंजूर होता है। उन्होंने काफी ट्राई किया, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, तो वो म्यूजिक में ना जाके वो बैंक में चलेंगी। जब बैंक में चलेंगी तो हाँ, फिर म्यूजिक से काफी दूर होते। लेकिन अभी भी सुनना उनका नहीं जाता है, अच्छी चीजें सुनना, अच्छे लोगों को। तो इसका रिजल्ट ये है कि जब मेरी बेटी हुई, आज भी उसका ये है कि जब उसको सुलाने की जरूरत पड़ती है और नहीं सोती है और जिद करने लगती है कि मतलब रोने लग जाती है, तो आज भी उसके लिए एक स्पेशल म्यूजिक चला के, गाने चला के उसको सुलाना पड़ता है, तब सोती है ये। अगर ऐसा ना किया वाओ, जाए ये तो तो बहुत सोती अच्छी भी बात नहीं है कि बचपन से उसको गाने और सुनने की आदत है। जी। और मॉर्निंग में भी यही हाल है कि अगर तानपुरा चल रहा है तो सुबह उठेगी, तो हमेशा जैसे हम लोग तो उस टाइप से ऐसे करके हमिंग करके वो भी करेगी, अपना जो भी उसको वाओ, कितनी पॉसिबल अच्छी होता है। बात है ये तो। हाँ, वो भी हमिंग करते हुए, मतलब उसको भी रियाज सीखने की इच्छा है। हाँ बिल्कुल। अभी तभी तो एक बार एक मैसेज भी, शायद वॉइस मैसेज किया था हम लोगों ने ग्रुप में, तो उसमें वो जो एक्चुअली वो खरच लगा रही थी, सा लगा रही थी नीचे क्या से। बात है। और ये बहुत बड़ी बात है, आपने पंडित भीमसेन जोशी जी का नाम सुना होगा हाँ, शायद लगभग सभी लोगों ने। तो उनके शिष्य हैं पंडित हरीश तिवारी जी। वो हमारे गुरु जी रहे हैं। तो वो जब एक बार यहाँ पर आए ना, तो ऐसे ही मैंने बोला, हमने कहा गुरुजी आपसे संगीत सीखेगी, तो बोले अच्छा चले सा लगाओ जरा। ऐसे बोला बच्चों के लिए, तो बोलती है सा। तो उन्होंने बोला सा ऐसे नहीं, सा लगाइए आप, खर्च का सा मत लगाइए। कह रही है सा। तो उन्होंने बोला ये सा कैसे, यानी कि जब प्रेगनेंसी का टाइम था मेरी वाइफ का, तब मॉर्निंग में एक्चुअली पूरे दिन का तो वक्त नहीं मिल पाता है, तो मॉर्निंग में बस ये बोलते हैं ना कि सुबह सुबह खरच का रियाज बहुत जरूरी होता है। तो कहीं ना कहीं वो बस सिर्फ खरच का रियाज करते थे, और वो इफेक्ट कहीं ना कहीं अब अभी उसके बिल्कुल रूटीन में दिखता है वो कहीं ना कहीं। तो मंगल जी, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात की है। अच्छा, अब ये बताइए, सबसे पहले तो आज आप हमारे श्रोताओं के लिए क्या पेश करेंगे? हाँ भाई, हमें तो आपसे बहुत कुछ सुनना है। बिल्कुल, आप जो कहेंगे हम वो पहले आप मुझे सुना देंगे। बॉलीवुड सॉन्ग सुनाइए हमारे लिसनर्स को। हाँ अच्छा, बॉलीवुड सॉन्ग किस तरह की चीजें आप पसंद करते हैं? जैसे अरिजीत सिंह का या अरमान मलिक का, कोई भी। हाँ। अच्छा, अरिजीत सिंह जी का तो मुझे फिलहाल में याद नहीं आ रहा है। बाकी कांतिलाल सर से मैं पूछूंगा कि और कुछ बताइए मुझे, मैं और क्या सुना सकता हूँ। मैं तो चाहूंगा भाई, क्योंकि मैं पुराने जमाने का हूँ जी, 60-70 के दशक का हूँ, बल्कि है ना। जी तो मुझे जी आप रफी साहब का कोई गीत सुना दीजिए भाई। ओके। तो अब मतलब मैं हूँ तो नया, लेकिन कहीं ना कहीं जो ख्यालात है मेरे, वो क्योंकि पुराने लोगों से ही मिलते जुलते हैं। और मैं क्योंकि पुराने लोगों की संगत करता हूँ और पुराने लोगों के साथ में रहता हूँ, सानिध्य भी उन्हीं का प्राप्त है। बिल्कुल। तो मैं हाँ, रफी साहब की चीज कोशिश करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। एक गाना है बड़ा बड़ा प्यारा सा, वो कोशिश करता हूँ। पहले कभी देखा नहीं ये समा, ये भूल से मैं
कहाँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ, मैं जो हूँ बस यही हूँ, मैं जो हूँ बस यही हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ। तेरी बाहों में देखूं सनम गैरों की बाहें, मैं लाऊंगा कहाँ से भला ऐसी निगाहें, ये कोई रक्त होगा, कोई दस्तूर होगा, भला दस्तूर ऐसा कहाँ मंजूर होगा, भला कैसे ये मेरा लहू हो जाए पानी, मैं कैसे भूल जाऊं मैं हूँ हिंदुस्तानी, यहाँ मैं अजनबी हूँ। थैंक यू। क्या बात है भाई, क्या बात आपको ये तो बहुत प्यारा सॉन्ग है। बहुत प्यारा गाया। और अब हम आपसे एक चीज और सुनना चाहेंगे, कोई ये जी। गजल सुना दीजिए, क्योंकि मुझे मालूम है आप हरिहरन को बहुत पसंद करते हैं। बिल्कुल, तो हरिहरन साहब की चीजें, बिल्कुल हाँ। हरिहरन साहब की चीजें मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, और बल्कि ऐसी ऐसी चीजें जो है ना उनकी बिल्कुल सुनने में बिल्कुल सिंपल सी लगती है कि अरे ये तो क्या है मतलब सुनने में, लेकिन उसकी एक एक चीज को इतना इतना मतलब मुश्किल होता है, इतना परेशानी होती है उनकी एक एक चीज को करने में। जैसे मैं एक चीज को सुनाता हूँ। आपका थोड़ी उधर हरिहरन जी की बड़ी प्यारी सी चीज मैं आपको सुना रहा हूँ। ये राग नेट भैरव पर है। शहर दर शहर लिए फिरता हूँ, तन्हाई को शहर दर शहर लिए फिरता हूँ, तन्हाई को कौन सा नाम दूं मैं तेरी शनासाई को, शहर दर शहर लिए फिरता हूँ, तन्हाई को। सगमधा धनि धा मगम पगम रे गम पगम रे धनि धनि सा, जिस तरफ जाए है खोखले लफ्जों का हुजूम, जिस तरफ जाए है खोखले लफ्जों का हुजूम, कौन समझे यहाँ आवाज की गहराई को, कौन समझे यहाँ आवाज की गहराई को, शहर दर शहर लिए फिरता हूँ, तन्हाई को। वाओ, क्या बात है। खूबसूरत गजल है ना।
बहुत ही खूबसूरत। हमारे लिसनर्स तो बहुत खुश हो गए आपसे। तो मंगल जी Thank you. अब जो है हम आखिरी खाने की पड़ाव तरफ आते हैं। अब हम जी। आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। जी। तो आपके म्यूजिक के अलावा और कौन से शौक हैं? म्यूजिक के अलावा टेक्निकली मुझे बड़ा शौक लगता है कि जैसे कि मेरी बेटी 27 डेज की थी, तो मेरा कुछ खुराफात करने का मन हुआ एडिटिंग का। तो मैं काफी कुछ अभी सीखना बाकी है, बहुत कुछ धीरे धीरे सीख रहा हूँ मैं टेक्नोलॉजी में। तो एडिटिंग का भी मुझे बहुत शौक है, टेक्नोलॉजी में कुछ नया करने का, कुछ नया जानने का बड़ा शौक होता है। तो अभी तो इन दिनों बस यही चल रहा है, और बाकी नए नए दोस्त बनाना, अच्छे अच्छे लोगों से कुछ जानना, कुछ सीखना, और स्पेशली कहीं पे जाके वहाँ की डिशेस को एक्सप्लोर करना, कुछ नया खाने का, मतलब नया म्यूजिक, नया खाना हो या नया गाना हो, जानने का सुनने का और खाने का बड़ा मन करता है। तो आप खाने में कुछ क्या नई नई चीजों का खाने में वैसे तो सिंपल सी चीजें ही, बहुत ज्यादा मुझे कुछ ऐसा नहीं है। अगर मैं बिल्कुल बात करूं तो जैसे दाल चावल हो गए, चटनी हो गई, चटनी में कई सारी चटनियों की वैरायटीज होती हैं, वो मुझे बड़े पसंद है। मतलब जैसे दही की चटनी हो गई, टमाटर की, प्याज वाली चटनी कोई भी हो अलग तरह का, फिर कढ़ी चावल हो गए, और ये सारी चीजें मतलब जो बिल्कुल जो देहाती वाला बोलते हैं जो खाना होता है ना, वो चीजें मुझे बड़ी बहुत ज्यादा, जैसे अच्छा ये भी चीज है कि मैं ऐसा नहीं, मैं हूँ तो वैसे यूपी से, लेकिन मुझे खाना कहीं जैसे भी बिहार का बड़े जैसे चोखा वगैरह पसंद है, बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, तो लिट्टी ना पसंद आके मुझे चोखा बड़ा अच्छा लगता है इसका। अच्छा। और अभी क्या बोलते हैं, अभी एमपी जाने का मौका मिला था, इंदौर में जजमेंट के लिए बुलाया गया था। तो एमपी की भी काफी चीजें, नई नई चीजें मुझे अच्छी लगी। तो वहाँ का भी खाना काफी हटके है। वहाँ की नमकीन हो गई एमपी की, या कुछ मतलब बहुत सारी चीजें थी जो एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिल पाया, लेकिन जो भी मिला, लेकिन काफी अच्छा था। स्पेशली पंजाब का, जैसे आपने देखा होगा सरसों दा साग बोलते हैं जैसे, वो तो अलग ही। तो हर जगह की कोई एक यूनिक चीज होती है। तो बस वही कुछ नया खाना और नया जानना, यही मेरे शौक हैं। अच्छा, बस तो जी, ये तो ठीक हो गया। ये तो अब ये बताइए, ये जो साक्षात्कार है ना, वो आपका रेडियो चॉकलेट पे जाने वाला है। 88.3। 88.3 मीठा खाओ मीठा बोलो। तो आपको चॉकलेट कौन सी पसंद है, ये बताइए आप हमें। चॉकलेट के मामले में सिल्क में फ्रूट एंड नट मुझे बड़ी फेमस। यार ये सबकी पसंदीदा चॉकलेट है यार। ये तो हाँ वैसे चॉकलेट तो कई सारी हैं, या तो वो जो मतलब करारी होती है ना, एकदम मंच में शायद आती है, मंच। या तो वो चॉकलेट अच्छी लगती है, या फ्रूट एंड नट अच्छी लगती है। और हाँ, एक डार्क चॉकलेट भी मुझे बहुत पसंद है, जिसमें बहुत ज्यादा शुगर नहीं होता है, लेकिन थोड़ी अच्छी होती है। क्योंकि चॉकलेट का प्रॉब्लम क्या है कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा शुगर होता है इनमें। तो सारी चॉकलेट, फ्रूट एंड नट में क्योंकि ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, इसलिए वो चॉकलेट मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए, अब आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे? क्या दोबारा से हमारे लिसनर्स को देना चाहिए। ओके, श्रोताओं से बस यही बोलेंगे, मीठा खाओ मीठा बोलो, और अच्छा संगीत सुनो, और संगीत के प्रति रिस्पेक्ट रखें, अच्छे लोगों को सुने और अच्छा संगीत सीखें। और आपको कभी भी लगता है कि किसी भी मोड़ पर अगर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, जो भी मैंने गुरुजनों से थोड़ा बहुत सीखने का मौका मिला है, जो अभी सीख रहा हूँ, तो वो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और हमारी टीम है पूरी, जैसे हमारे कांतिलाल सर वगैरह हैं, तो उनके साथ ही हम हैं, और बहुत सारे गुणीजन लोग हैं। तो उसी टीम में मैं भी हूँ। तो मुझे कभी भी अगर जरूरत पड़ेगी संगीत की सेवा करने के लिए, तो मैं आप लोगों के लिए तैयार हूँ, बशर्ते आप ऑडिशन में अगर क्वालिफाई होते तो। क्या तो मंगल जी, क्या बात कही आपने, मजा आ गया आपसे बात करके, और पता ही नहीं लगा समय का हमें। तो आज आप हमारे रेडियो चॉकलेट के स्टूडियो में आए और बहुत ही प्यारी प्यारी और अच्छी अच्छी बातें की, हमें बहुत अच्छा लगा। और मंगल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना बेशकीमती समय आपने हमें दिया। और दोस्तों, अब मैं और श्रावणी
आपसे अनुमति चाहेंगे, फिर किसी अच्छे कलाकार के साथ यहाँ पर फिर मिलेंगे। तो सुनते रहिएगा रेडियो चॉकलेट, मीठा खाओ, मीठा बोलो। नमस्कार। बाय नमस्कार, बाय। बहुत बहुत बाय।